कल के सेशन में बेटा हमने डिस्कस किए थे कि ट्राइबल्स ट्राइबल्स के हमने मैप के ऊपर डिस्कस किया था, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और कुछ ट्राइबल्स के बारे में जाना था। वैसे तो आपके लेसन में ट्राइबल्स के लिए जब हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो दो मुख्य ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो हम बात करेंगे गोंड गोंड ट्राइब्स के बारे में। गोंड का हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बात इस पर चर्चा करेंगे। और एक चर्चा करेंगे हम अहोम ट्राइब्स के ऊपर। अहोम आसाम में, ठीक है, ये आसाम का पुराना नाम भी है, अहोम। ठीक है, आसाम का पुराना नाम अहोम। तो इन दो ट्राइब्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। साथ ही हम बात कर रहे थे कि लास्ट में कि कुछ ट्राइब्स अलग अलग इलाकों में हमने देखी, भील राजस्थान में, और उनका अपना एक अलग जीवन था, कल्चर था। एक ये देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, नेक्स्ट पेज पर जो आपकी पिक्चर है, भील जनजाति जो हिरण का शिकार करते हुए रात को दिखाया हुआ पिक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर, चित्र नंबर 2, फिगर नंबर 2 में आप देख सकते हैं। और साथ ही हमने बात की थी कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली जनजाति, कोली, बेराग तथा कई दूसरी ट्राइब्स निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, यानी ये गुजरात की जो मुख्य रूप से जो थी कर्नाटक महाराष्ट्र की ट्राइब्स है, लेकिन गुजरात के भी कई इलाकों में रहती थी ये। कुछ और दक्षिण में कोरगा, वेतर, मारवाड़, दूसरी जनजातियों का विशाल आबादी थी। ये हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में। भील शिकारी संग्राहक थे, शिकार करके और संग्रहण करते थे, अपने जड़ों का, रूट्स का सेवन किया करते थे। जो भी जंगल प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट था उसको अपने प्रोडक्शन में ला रहे थे। जस्ट सेकेंड। ठीक, तो आप देख रहे हैं इन बंजारा को, बंजारा ये जो ट्राइब्स हैं, इनको आप अपने बहुत लोगों ने देखा भी होगा। तो यानी ये अपने पशुओं के साथ घूमते रहते हैं और किसी एक स्थान पर जाकर रुक जाते हैं थोड़े समय के लिए, और अपने साथ लाए हुए प्रोडक्ट्स को वहां पर रखते हैं और उसके द्वारा चीजों को बेचकर कमाते हैं। बंजारा वर मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स थे खासकर, और ये कारवा में चलते थे। जो देयर कारवा वॉज कॉल्ड टांडा, इनके समूह को, इनके कारवा को क्या कहा जाता था? टांडा। ये ध्यान रखना, टांडा। टांडा जो है इनके कारवा नोमैड्स का समूह, टांडा। अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बंजारा मार्केट तक, खदानों से, अपने फील्ड से, खेतों से जो अनाज को ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक लेके आते थे, ठीक है, बंजारा। और ये माना जाता है कि एक अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो बंजारा थे वो लगभग राजा को 1 लाख बैल, 1 लाख जो थे ऑक्स प्रोवाइड करते थे मार्केट तक सामान लाने में। और ये बंजारा हेल्प भी करते थे जब कोई युद्ध के लिए सेना निकलती थी, तो उन सेना के खाने के भोजन को पहुंचाने के लिए, उनके शिविरों तक जहां युद्ध चल रहा है उस मैदान तक खाना पहुंचाने के लिए इनका भी सहारा लिया जाता था। तो जो ये ट्राइब्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रही। ठीक, इसको अभी और दिखाते हैं, फिर से एक बार हम अपनी बुक पे आ जाते हैं। यहाँ से डिस्कार्ड करते हैं और वंस अगेन जो आपकी बुक है उस पे आता हूँ मैं।
तो यहाँ देखिए आप, बंजारा लोग बहुत महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे और इनके कारवां को टांडा कहा जाता था। टांडा टांडा कहलाया जाता था। ये टांडा पीछे पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसमें आएगा आपके एक्सरसाइज या फिर इन द ब्लैंक्स में हो सकता है। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर शहर में भेजते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम भी करते थे और किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे उस समय। ये इतना बड़ा इसका जो था प्रभाव था। यानी ये ट्राइबल्स जो थे ये राजाओं के सहयोगी थे, काम आते थे, उनके गुलाम नहीं थे। इनका हमने बात की लेसन के स्टार्टिंग में कि इनका जो कल्चर था, इनका जो सामाजिक स्ट्रक्चर था वो आम समाज से अलग था। इसने उन समाज के स्ट्रक्चर को नहीं माना जो ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया सोशल स्ट्रक्चर था, उसकी बजाय इनका अपना एक स्ट्रक्चर रहा। लेकिन ये फिर भी राजाओं के सहयोगी के तौर पे बहुत महत्वपूर्ण लोग थे बंजारे। ठीक है, बहुत सी फिल्में इनके ऊपर बनी हैं, बहुत से नाटकों में इनका संस्मरण आता है। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोसने का संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थीं। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बेचते थे। यानी जो ये हाथ के कलाकार थे, शिल्पकार थे, ये जो अपने ट्राइब्स के अंदर जो भी चीजें बनाते थे उनको ये बाहर मंडी में ले जाकर या मार्केट में ले जाकर बेचने लगे। जैसा आप देखते हैं, मैंने बताया फरीदाबाद के बाईपास पर लोहार बैठे हुए हैं, लोहार का काम भी करते हैं ये। ठीक है, कोई अपने बर्तनों का बेचता है, कोई कुम्हार का काम कर रहा है। गर्मियों के सीजन में घड़े बेचते हैं, ये घड़े बने होते हैं इनके पास रखे होते हैं, है ना। इस तरह के काम करते हैं ये अपने समाज में। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। देखो इसके बारे में तो हमने बताया था कि जो नई नई जातियां उभर के आई, मुख्य रूप से जो 4 वर्ण थे शुरुआत में, केवल मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ जी बेटा, हाँ अभी बताता हूँ, अभी इसी में आ जाएगा। तो केवल ये 4 वर्ण थे मुख्य रूप से, BSVS, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य व्यापारी, शूद्र जो नगर की साफ सफाई व्यवस्था देखते थे, क्षत्रिय जिनका धर्म था प्रजा की रक्षा करना और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स अपने हाथ में रखना, ब्राह्मण जो पूजा पाठ पद्धतियां करते रहे, आते रहे। तो ये 4 वर्ण थे। बाद में देखो कुछ ऐसे लोग सामने आए जिनका काम था हाथ के काम करने वाले इन्हीं जातियों में। जैसे आप देख रहे हैं गोल्ड स्मिथ, सुनार, ये कोई इनमें से ही निकल के आए हैं, इन चारों में से निकल के। ठीक है, जो सुनार का काम करते उन्हीं को उन्होंने अलग जाति बना दी सुनार की, जो सोने का काम कर रहे थे, गोल्ड का। लोहार, ठीक है, जो आपका लोहे का काम, आयरन का काम करने वाले, आयरन स्मिथ। कारपेंटर जो लकड़ी का काम करने लगे, उनकी एक नई जाति बना दी, बढ़ई। ये सब निकले यहीं से, इन 4 प्रमुख में से। लेकिन इनकी एक नई अलग छोटी सब पार्ट कर दिया गया है जातियों का। राजमिस्त्री जो भवन निर्माण करता है, ब्राह्मणों द्वारा जातियों में मान्यता दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। देखिए वर्ण, जो ये 4 वर्ण थे, इनको हटाकर अब जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। तो ये चेंज इस मध्यकाल के अंदर आए कि नई जातियां उभरकर सामने आई, छोटी छोटी नई जातियां जिनको मान्यता दी गई समाज के अंदर। अब 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में इजाफा हुआ, जिनमें मुख्य रूप से हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। चालुक्यों के बारे में आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में हिस्ट्री के, है ना। चालुक्य, राष्ट्रकूट, चालुक्य, याद आया उसमें सेकंड चैप्टर में, राष्ट्रकूट, चालुक्य के बारे में, है ना। तो ये चालुक्यों के अधीन थे, फिर बाद में नया बनाया राष्ट्रकूट उन्होंने क्षेत्र अपना। तो ये जन उस समय उभर के आए राजपूतों के अंदर नए। चंदेल, चंदेलों के बारे में अभी आएगा जिक्र इसी चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे। अभी देखिए गौंड का जब जनजाति के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में।
धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। जो उनके पास संपदा थी, जो उनके पास स्ट्रक्चर था, जो उनके पास पैसा था, उसका उपयोग उन्होंने किया राज्य बनाने में। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने भी अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। देखिए, कई जो ट्राइब्स थी वो धीरे धीरे मुख्य जो सामाजिक स्ट्रक्चर था बनाया गया उसमें शामिल होने लगी, लेकिन वे केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए, सभी नहीं शामिल हो पाए। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वहां की जनजातियों ने इस्लाम अपनाया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाला सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद जो था, जो अब मुख्य इलाका पाकिस्तान का इलाका है, ठीक है, वहां की बात कर रहा हूँ। वहां की जनजातियों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। वो गैर बराबर वाली सामाजिक व्यवस्था जो थी उसको स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने एक तरह की व्यवस्था में शामिल होने के लिए इस्लाम धर्म पर अपनाया। तो ये तो थे जनजातियों में जो बदलाव आए। जो जनजातियां कभी अलग रहती थी उनमें से बहुत सी जनजातियां समाज के मुख्य ढांचे में शामिल होने लगी, ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए। अब आगे आने वाले चैप्टर में इसमें दो हम ऐसी जनजातियों का अध्ययन करेंगे अलग अलग इलाकों की, एक मध्य प्रदेश के अंदर गौंड और दूसरा अहोम के बारे में। इनके बारे में कुछ हम जानेंगे। एक बार मैं वापस अपनी पीपीटी पे आता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं गोंडवाना के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सॉरी, हिल गया मेरा। ठंड हो रही है, पेन भी ऐसे ही भाग रहा है इधर उधर। चलिए, ये यहाँ से यूं आना चाहिए था थोड़ा। गोंडवाना पार्ट, ये जो पार्ट है इस इलाके के नीचे दक्षिण का, इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। गोंडवाना, गोंडवाना। और इससे ऊपर जो लैंड है वो अंकारा लैंड कहा जाता है। हाँ, ये अंकारा लैंड कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया का पार्ट अंकारा। एक्चुअल में ये उस पार्ट से रिलेटेड है जब हमने बात की थी एक बार 6th क्लास में कि पूरा जो वर्ल्ड में केवल एक कॉन्टिनेंट था, एक कॉन्टिनेंट था, पैंजिया, है ना, बीचों बीच पैंजिया, और ये दो भागों में बटा हुआ था। इसके अपर पार्ट को अंकारा कहा जाता था और दक्षिण भाग को गोंडवाना कहा जाता था। गोंडवाना लैंड, अंकारा लैंड, गोंडवाना। तो ये दो भाग थे। तो उसी में से ये जो हमारा दक्षिण का जो भाग है ये उसी पार्ट का हिस्सा है, गोंडवाना भाग का, जो अफ्रीका के तट से लगा हुआ था। कभी जो अफ्रीका के तट से अटैच था वहीं से ये टूट कर आया है और फिर हमारे इंडो चाइना यानी चाइना प्लेट से जाके टकराया और चाइना प्लेट से टकराने के बाद हमारे उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है, उसके बाद हुआ है। गोंडवाना लैंड पुराना है, ओल्ड, ये ओल्ड लैंड है। सब भारत की सबसे पुरानी यदि जमीन देखोगे ओल्ड वो लैंड है, वो है गोंडवाना। और जो उत्तर भारत बना है जिसमें हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आ जाते हैं, ये पार्ट जो है नदियों के द्वारा बाद में बनाया गया जब हिमालय से नदियां निकलकर इस इलाके में आई। तो ये लैंड था, ये अंकारा का ही पार्ट माना गया क्योंकि इसके बीच में जो सी था वो था टैथिस सागर, टैथिस सी, ठीक है, टैथिस सागर। उसकी वजह से उसकी फीलिंग होने से और ये लैंड निकल के आया टैथिस। तो यहाँ से गोंडवाना वर्ड निकल के आया, गोंडवाना। तो ये वहां से ये टाइप्स है गोंड। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये स्थानांतरित कृषि करते थे।
स्थानांतरित कृषि बारे में हमने पढ़ा है बेटा, शायद कहीं पढ़ा होगा इसको, शायद आपकी बुक में। स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। हाँ जी, कोई बता सकता है? स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग हो जाना। ओके, आवाज क्लियर मेरी आप तक आ रही है बेटा आवाज? ओके, मैं बता देता हूँ। चलिए, शिफ्टिंग का मतलब है यहाँ शिफ्ट करते थे। ये जंगलों में जब खेत अपना खेती करना स्टार्ट की इन्होंने शुरुआती दौर में, जहाँ जंगल थे, पेड़ थे बड़े बड़े, उस जंगल के किसी पार्ट को काटते थे, कट करते थे ट्री को, और कट करने के बाद उसको बर्न कर देते थे, पेड़ों को जला देते, बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद जो राख बची, राख में होता है पोटेशियम ज्यादा, ठीक है, पोटेशियम, पोटाश। उस पोटेशियम को इन्होंने, जो राख बनी, उसको अपनी फील्ड के ऊपर, जो खाली फील्ड निकल के आया जलाने के बाद, उस पर बिखेर दिया। और बिखेरने के बाद जो उनके फसलें थी, आलू, कसावा, रतावा, जो बिना किसी ज्यादा केमिकल से, यूरिया वगैरह से, सिंपल जो है औजारों का उपयोग करके हो जाती थी, उनको लगाते थे। और उसके बाद 2-3 साल तक वहां खेती करते। फिर जब वो अनुपजाऊ हो जाती जमीन, अनफर्टाइल हो जाती, तो उस जमीन को छोड़कर जंगल के दूसरे हिस्से पर जाते, फिर वहां पर उन पेड़ों को कट करते थे, फिर वही प्रक्रिया दोहराते थे। तो इस आधार पर इसको कहा गया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसको कहा जाता है शिफ्ट कर देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाना, शिफ्टेड, ठीक है, शिफ्ट कर दिया। लेकिन आजकल शिफ्ट नहीं करते ना, आजकल तो सभी खेतों पर नाम है, सबके अपनी अपनी जमीनें हैं, शिफ्ट नहीं करते हम आज। आज हम उसी खेत पर यूरिया वगैरह इन उपयोग खादों का उपयोग करके उसको उपजाऊ बनाते रहते हैं, ठीक है ना, उसको नया करते रहते हैं। बट जंगलों में उनके पास जमीन की कमी थी नहीं, जमीन ही जमीन थी, तो ये शिफ्ट करते रहते थे। तो गॉन ट्राइब्स, अकबरनामा में इसका जिक्र आता है। अकबरनामा, ये हिस्ट्री ऑफ अकबर, जिसमें अकबर की हिस्ट्री पता चलती है अकबरनामा से, जो उसके दरबारी कोर्ट यार्ड अब्बुल फजल के द्वारा लिखी गई। उसमें वो कहता है कि मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा दैट हैड 70,000 विलेज। 70,000 गांव थे उसके। गोंड साम्राज्य में, गढ़कटंगा में के अंदर 70,000 राज्य थे। द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ किंगडम वाज बिकमिंग सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज था, एक जगह से चलता था। द emergence of large state change nature of Gond society. Certain Gond chief now wish to be recognized as Rajput. कुछ जो गौंड साम्राज्य के चीफ थे, वो चाहते थे कि हमको राजपूतों की तरह जाना जाए, राजपूतों की तरह पहचाना जाए। तो देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है अकबर बुक में, अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में लिखित है। गढ़कटंगा के गौंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। इसके बाद जो ये गांव थे, ये जो राज्य था गढ़ों में विभाजित था, गढ़ में, ठीक है। ये पीछे गौंड साम्राज्य का क्वेश्चन आएगा, उसमें ध्यान देना। हर गढ़ किसी खास गौंड कुल के नियंत्रण में था, प्रत्येक गढ़।
ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था। यानी एक गढ़ के अंदर एक गढ़ में 84 गांव, 84 विलेज, ठीक है, 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित था, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 गांवों का फिर से उप विभाजन किया गया 12 गांवों में, 12, ठीक है, प्रत्येक को 12 गांवों में विभाजित कर दिया गया, 12, और इनको कहा जाता बरहोत। इस विभाजन को कहा गया बरहोत। इसका मतलब 12 के हिसाब से कितने 12 है, 84 डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 7, है ना। तो 7 बरहोत, यानी एक गढ़ के अंदर 7 बरहोत हो गए, 7 हो गए ना, 7 बरहोत। ये स्ट्रक्चर था गोंड का साम्राज्य का, 7 बरहोत में डिवाइड था कुल मिला के। आप कह सकते हो एक गढ़ के अंदर 7 बरहोत या 84 गांव, ठीक है। तो राज्य गढ़ों में विभाजित था। तो अब 70,000 गांव हैं, तो उसके हिसाब से देख सकते हो कितने गढ़ बनेंगे। अगर 84 विलेज है, 84 विलेज है एक गढ़ के अंदर, तो 84 डिवाइडेड 70,000, तो जो निकल के आएगा वो आएगा गढ़, कितने गढ़ थे, ठीक है। अगर हम निकालेंगे उसकी कैलकुलेशन तो आपको मिल जाएगा। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। वो चाहते थे इनमें से कई कि हम राजपूत बने। ये जो गोंड साम्राज्य था, आदिवासी ट्राइबल्स, ये चाहते थे कि हमको राजपूतों के रूप में मान्यता मिले। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। संग्राम शाह राजपूतों की एक उपाधि है, तो उसने अपने आप को संग्राम शाह कहलवाना पसंद किया। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालमान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत ने, ये आपको पता है ये कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन था, वो भी कितने का, 12 लाख के क्वेश्चन में आया था ये, दलपत के बारे में, ठीक है, दलपत के बारे में। और आप समझ लीजिए आपकी 7th क्लास की बुक में से है। मैं बार बार कहता रहा हूँ, ये बुक जो है इसमें बहुत ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके आने वाले कंपटीशन टेस्ट में बहुत मायने रखने वाली है, बहुत ज्यादा, है ना। तो संग्राम शाह की उपाधि धारण की और दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालमान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया, ठीक है। दलपति की मृत्यु कम उम्र में होगी और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। हम बेटा आगे इसी सेशन को कवर करेंगे, इसी सेशन को आगे लेके चलेंगे दलपत का और दुर्गावती का बारे में, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं।